Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni. So today we are going to take up the another topic of mass spectrometry series, and that is fragmentation. And we will be talking about various kind of cleavages in this topic. What are fragment ions? What are the alpha beta cleavage? Then we will talk about two bond cleavages, Stevenson's rule, everything we are going to take up. So yeah, these are the few topics that we are going to take into consideration. But before that, I would like to make a request to you that before jumping to this section, just this part of the chapter, पहले आप पिछले topics जो हैं उनको अच्छे से कर लो, otherwise कोई फायदा ही नहीं है यहाँ आने का. ठीक है. So first of all, go over there, previous links जो मैंने description box में mention किए हैं उसे check करो, पढ़ के आओ और फिर यहाँ पे continue करो. ठीक है. So yeah, these are the topics: fragment ions. Then we will talk about odd even electron types, that is Stevenson's rule only. Then we will be seeing the factors affecting cleavage patterns. Then simple cleavages will involve your alpha beta cleavages only, and then multi-center fragmentations, rearrangement, deals, and McLafferty. So they are all very important topic, especially McLafferty and Diels-Alder. ये सारे topics अगर आप नहीं समझोगे तो आप मास की application portion पे जा ही नहीं सकते, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. So this particular topic that we are going to cover up in this whole chapter is very important. Alright, so let's proceed further. Alright, so let's talk about the Stevenson's rule, that is the fragmentation pattern as such. But उसे डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आयनाइजेशन कैसे होती थी. जब आप अपने किसी सैंपल मॉलिक्यूल को बम्बार्ड करते थे इलेक्ट्रॉन बीम से, आपका वो सैंपल जो मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है आयनाइज्ड स्पीशी में. ठीक है, इस तरीके से रेडिकल केटाइन में कन्वर्ट हो गया. एंड अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो आपका इन केस ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल केटाइन अगर बनता है, ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल केटाइन बनेगा तो उसका जो मास होगा दैट वुड बी इवन, एंड दैट विल अकर अगर कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो. ठीक है, ये चीज आपको कुछ ध्यान में रखनी है. और दूसरा आपका केस है कि अगर आपका इवन इलेक्ट्रॉन केटाइन बन रहा है तो उसका मास जो होगा वो ऑड होगा. बस आपको ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड. अच्छा, अब आपको ये तो पता लग गया कि आपका जो मेटल है या सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप ऑफ होगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कई होते हैं आपके पास, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई होते हैं, नॉन बॉन्डेड यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इन तीनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली निकलेगा, अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम. ठीक है. सो द इलेक्ट्रॉन विच इज मोस्ट लाइकली टू बी इजेक्टेड और रिमूव्ड हैव लेस आयनाइजेशन रिक्वायर्ड, लेस आयनाइजेशन एनर्जी. उसको खुद को आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होगी. दैट इज जो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा आपके मॉलिक्यूल में. ठीक है. तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन आपका लोन पेयर होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो उसको आप इजीली स्ट्रिप ऑफ कर सकते हो, इजेक्ट कर सकते हो. देन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो सबसे लेस आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपके लोन पेयर के लिए, और ज्यादा लगती है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर योर सिग्मा बॉन्ड. सो दैट इज वन थिंग अबाउट इट. और अगर मान लो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जहां पे आपके पास है CH3 CH2, हेटेरो एटम बीच में ले लिया कोई Y, CH2 एंड CH3. ठीक है. अब नाउ दिस हेटेरो एटम मस्ट बी कैरिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे. क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपके पास यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है, देखो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है और सिग्मा बॉन्ड. तो हमने तो पहले देख लिया कि नॉन बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा इजिली स्ट्रिप ऑफ होंगे. तो मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन होके जो आपके पास बनेगा वो बनेगा ये रेडिकल केटाइन, ये वाला. ठीक है. इजी टू अंडरस्टैंड. तो आप देख लो कि आपके पास मॉलिक्यूल में किस किस तरह के इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता ही है कि नॉन बॉन्डेड ज्यादा इजीली निकलेगा, फिर पाई, फिर आपका सिग्मा. ठीक है. तो दूसरा केस देखो जहां पे आपके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हैं और सिग्मा सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन भी है और सिग्मा भी है, तो अब डेफिनेटली नॉन बॉन्डेड ही निकलेगा यहाँ पे भी. थर्ड केस देखो, यहाँ पे आपके पास पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो पाई और सिग्मा में इजिली कौन से निकलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिप ऑफ करवा दिया आपने, एंड इट एंडेड अप फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर structure, radical cation, that is this, right. So इसी तरह अगर आपके पास मान लो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो उसे आप इस तरीके से स्ट्रिप ऑफ करवा सकते हो, लाइक दिस, राइट. कोई सिग्मा बॉन्ड आप उसका ब्रेक करवा दो एंड इट विल एंड अप गिविंग यू सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट. सो अब एक चीज आपको यहाँ भी ध्यान रखनी कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही हैं एक कंपाउंड में, जैसे कि ये वाला हमने एग्जांपल देखा,
तो आप यहाँ पे ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड की भी करवा सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी करवा सकते हो, लेकिन इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं ब्रेकिंग की कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले की। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी एज कंपेयर टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH वुड बी लेसर, सो विच इज वाई आप जो है ब्रेकिंग प्रेफर करते हो C सिंगल बॉन्ड C की, ठीक है। समझ आ गई ये बात आपको? क्लियर? तो अब चलते हैं आगे। Alright, let's proceed further. Alright, so next is the even electron rule. Only ये सब आपके स्टीवेंसन रूल का पार्ट ही है, तो अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं step by step. So in the even electron rule, you have to remember that the fragmentation will be occurring by unimolecular process only, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल का प्रोसेस ही होगा आपके पास. It is not going to be the bimolecular process. क्यों? बिकॉज इनिशियली आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट वगैरह आपने अगर पढ़ा है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आपने वहां देखा होगा कि हम इनिशियली प्रेशर कंडीशंस लो लेते हैं, एंड इफ वी टेक द लेसर प्रेशर कंडीशन तो उसमें कम चांस होता है आपके मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करने का, ठीक है। विच इज वाई ये आपके पास बायोमोलिकुलर प्रोसेस नहीं फेवरेबल है, एंड फ्रेगमेंटेशन उससे नहीं फेवरेबल है, एंड सेकेंडली लाइफ टाइम कम होता है फ्रेगमेंट्स का, सो विच इज वाई फ्रेगमेंटेशन बायोमोलिकुलर प्रोसेस इज नॉट फेवरेबल, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट इज ओवर हियर कि आपके पास ये जो रेडिकल केटाइन बना, ठीक है, कई जगह ऐसे M स्टार प्लस लिखा होगा, कई जगह आपके पास ऐसे रेडिकल केटाइन लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें भी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन। क्या होगा कि या तो आपके पास यहाँ पे आपका एक बन जाएगा रेडिकल, ठीक है, और एक यहाँ पे निकल जाएगा केटाइन, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा केस क्या होगा कि एक आपका रेडिकल केटाइन बन जाएगा कंप्लीटली, और एक आपका निकल जाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल को। समझ आ गई बात? ठीक है। लेट मी रिमूव इट एंड मेक यू अंडरस्टैंड अगेन कि आपके पास ये है आपका कोई रेडिकल केटाइन। अब इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास एक बन जाएगा केटाइन और एक आपका बन जाएगा रेडिकल, ठीक है, इस तरीके से लाइक दिस। और एक आपके पास केस क्या होगा कि एक आपका एंटायरली रेडिकल केटाइन बन जाएगा और एक आपके पास रह जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपने इन चीजों में ये ध्यान देना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देना है कि जो आपके फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूलर आयन से जो आगे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इनका ओवरऑल जो चार्ज है इट शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ योर molecular ion, right? So the charge on the fragment molecule should be equal to the overall charge of the parent molecular ion. You need to remember that. Clear? So over here you can see I have already plotted the same. ये है आपका रेडिकल केटाइन। अब देखो यहाँ पे दो केसेस मैंने बोले, या तो आपके पास रेडिकल बन जाएगा और केटाइन इस तरीके से निकल जाएगा, या फिर आपका रेडिकल केटाइन ही पूरा एज सच निकल जाएगा और साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो सकती है आगे। देन आपका ये जो रेडिकल बना है यहाँ पे, इसकी भी फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी मान लो, और आपके पास बन गया M1 केटाइन, ठीक है। फिर इसकी अगर फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी तो आपके पास ये बन गया एक केटाइन और एक निकल गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो दिस इज हाउ इट अकर्स कि आपने ये चीज ध्यान में रखनी कि चार्ज जो है ना फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल का, जैसे यहाँ पे इसका ये जो चार्ज था कंप्लीट रेडिकल केटाइन का, वो यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज के बराबर था और इसके भी ओवरऑल चार्ज के बराबर है। वैसे यहाँ पे अगर केटाइन था तो यहाँ पे भी इसके फ्रेगमेंट्स का ओवरऑल चार्ज शुड बी इक्वल टू दिस, राइट। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, करेक्ट। तो ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया ना, इससे कंफ्यूज मत होना, यही है इसका मतलब भी। ये जो मैंने बनाया है कि ये जो रेडिकल केटाइन बना आपके पास, या तो ये आपके पास इस तरीके से रेडिकल आ गया या फिर रेडिकल केटाइन बन गया। यहाँ पे इसका केटाइन नहीं लिखा मैंने, बट वो भी ऐसे आएगा, ठीक है। और इसी तरह ये अगर आपका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी तो इसने केटाइन दे दिया, उसकी आगे फ्रेगमेंटेशन हुई तो इस तरीके से आपके पास एक केटाइन और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल गया। वैसे ही आपके पास जब ये रेडिकल केटाइन बना तो आफ्टर फर्दर फ्रेगमेंटेशन ये आपको सिर्फ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल देगा और ये एज सच बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी दैट इज व्हाट आई मेंट। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टीवेंसन्स रूल। एंड स्टीवेंसन रूल क्या बोलता है कि जो एनर्जेटिकली मोस्ट फेवरेबल प्रोसेस होगा ना, वो आपको देगा फ्रेगमेंट आयन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द स्लाइड, ओके। तो ये जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ओवर हियर यू कैन सी, जैसे कि आपके पास कार्बोकेटाइन का केस ही मान लो, ठीक है। आपको पता है आपके पास सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर एक आपके पूरे मॉलिक्यूल में इफ देयर इज अ चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन एज वेल एज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो आप फ्रेगमेंटेशन प्रेफरेबल करोगे जहां पे आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बने,
ठीक है, वो वाली फ्रेगमेंटेशन प्रेफर करोगे। तो विच इज व्हाट दे सेड दैट एनर्जेटिकली मोस्ट फेवरेबल प्रोसेस विल गिव यू द फ्रेगमेंटाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान लो इसकी ब्रेकिंग करवाते हो इस बॉन्ड की, तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा ना ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, बन गया ना। वही अगर तुमने इसको ब्रेक करवाया इस वाले बॉन्ड को, तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा इस तरीके से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो अमंग टर्शरी एंड सेकेंडरी योर टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, सो दिस साइट ऑफ क्लीवेज, दिस पर्टिकुलर साइट ऑफ क्लीवेज इज प्रेफरेबल। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलते हैं आगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन फ्रेगमेंट विद लो आयनाइजेशन एनर्जी। आपको वो पॉजिटिव चार्ज प्रेफर करना है, यानी कि वो वाला कार्बोकेटाइन प्रेफर करना है जिसकी खुद की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। ठीक है, फ्रेगमेंट्स दैट फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयन इज प्रेफरेबल एंड द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फेवरेबल। देन द फ्रेगमेंटेशन एट ग्रेटर ब्रांचिंग साइट, जहां पे बहुत ही ज्यादा ब्रांचिंग साइट होगी, जैसे आपने टर्शरी वाली केस देखा, ठीक है, तो वो वाली फ्रेगमेंटेशन, वो वाली क्लीवेज को आप प्रेफर करोगे। ठीक है, देन ऑफन देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रल फ्रेगमेंटेशन इन सच काइंड ऑफ केसेस एज वेल। The most stable neutral fragment is also favorably formed over here. देन आपका जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फॉर्मेशन है इज वन बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या था कि जैसे आपको याद हो, हमने पिछली आपकी जो वीडियो थी उसमें देखी थी क्लीवेज को इस तरीके से कि अगर आपके पास ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, कोई रिंग स्ट्रक्चर है इस तरीके का, तो इसे अगर आपने ओपन चेन में कन्वर्ट करना है तो आपको दो बॉन्ड की क्लीवेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके पास मिलेगा। सो यहाँ स्टीवेंसन्स रूल में वी हैव लर्न दैट वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फॉर्मेशन ओनली बाय मोस्टली बाय वन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब आप क्या कोशिश करते हो कि जो आप फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो ना, तो उसमें बल्की ग्रुप हो, जो लार्ज बल्की ग्रुप हो, वो आपका प्रेफरेबली बाहर निकले। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये हमने कुछ केसेस देखे हैं, तो जो यहाँ पे ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन है टू फॉर्म आइन दैट इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर, ease of formation of ion और ease of fragmentation that is in this order। तो ये जो आपके पास यहाँ पे बेंजाइल केटाइन यहाँ पे बन रहा है, दिस वन दैट इज मोस्ट इजिली, अगर ये आपके पास टूट के ये वाला केटाइन बन रहा है, देन दैट काइंड ऑफ क्लीवेज इज मोर प्रेफरेबल। और बिकॉज ये जो आपके पास केटाइन बन रहा है इट इज मोस्ट स्टेबल, क्यों? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, आई मेंशन ओवर है, राइट। एंड देन इसके बाद आपके पास अगर एलाइलिक स्ट्रक्चर, एलाइलिक आयन की फॉर्मेशन पॉसिबल है आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, देन आप वो करोगे, फ्रेगमेंटेशन को आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, देन आपके पास टर्शरी बनेगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये आपके पास मोस्ट फेवरेबल आपके पास सीरीज है फॉर द ईज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो आपके पास हमने देख लिया बेंजाइल, अगर आपके पास कहीं पे केटाइन बनेगा तो आप उसे फेवर करोगे, देन आपका एलाइल आ गया, देन उसके बाद टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन एंड में मिथाइल। मिथाइल आपका जो केटाइन है वो लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, ये चीजें आपको कुछ हैं जो ध्यान में रखनी है, तो दैट विल हेल्प यू ओवरऑल इन योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। तो अभी आपने जो यहाँ पे पढ़ा था ना, दिस वाज द पार्ट ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन रूल एज वेल एज ऑड इलेक्ट्रॉन रूल एज वेल। तो ये आपका जो है जो रेडिकल केटाइन बनता है ना, उसको आप ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल केटाइन ही बोलते हो। ठीक है, तो इस केस में आपने दो चीजें देख ली कि आपके पास क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे एक केस हो गया, हमने क्या देखा यहाँ पे कि आपका जो क्लीवेज है एक बॉन्ड की, या तो वो क्रिएट करेगा इवन इलेक्ट्रॉन केटाइन और आपके पास दे देगा साथ में उसके एक रेडिकल, या फिर आपके पास क्या देगा ये एज सच ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल केटाइन और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं इस केस में, किसमें? आपके मॉलिक्यूलर रेडिकल केटाइन जो बनता है, जिसे आप ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल केटाइन भी बोलते हो, करेक्ट। So that is one thing about it. Whereas on the other hand, अगर आप अपना इवन इलेक्ट्रॉन केटाइन देखोगे तो उसकी फ्रेगमेंटेशन सिर्फ एक ही वे से पॉसिबल है कि उसकी क्लीवेज होने के बाद वापस आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन केटाइन बन जाए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर स्टीवेंसन्स रूल। ओके, so now let's just conclude the topic and this is about the fragment ions। जैसे आपने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा था, जैसे आपने मेटास्टेबल आयन के बारे में पढ़ा था, डॉटर आयन्स के बारे में पढ़ा था, these are the fragment ions that are daughter ions only। So the beam of electron in the ionization chamber that can produce a molecular ion, and the beam is also sufficient powerful enough to break some of the bonds in the molecule, producing a series of molecular fragment। यानी कि जो molecular ion है उसके आपके फ्रेगमेंट्स आगे बनते जाते हैं, और ये चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं, बस इसको ये प्रॉपरली लिखा गया है यहाँ पे।
सो आपके फ्रेगमेंट आयन क्या होते हैं? दोज पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स दैट आर एक्सेलरेटेड इन द आयनाइजेशन चैम्बर एंड सेंट थ्रू एनालाइजर डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड ऑन मास स्पेक्ट्रम आर नोन एज योर फ्रेगमेंट आयन्स। करेक्ट। अब जिन मॉलिक्यूलर आयंस का लाइफ टाइम 10⁻⁵ होता है वो डिटेक्टर में रीच करेंगे विदाउट ब्रेकिंग, बट जिनका नहीं होगा वो नहीं रीच कर पाएंगे। तो मतलब ये मेटास्टेबल वाला केस आ गया, ये चीजें भी हम पहले ही कर चुके हैं, राइट। सो टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम अब देखते हैं आगे हम क्या डिस्कस करेंगे इन द कंक्लूजन पोर्शन। या हमने ये देखा था कि फ्रेगमेंटेशन, आपको नहीं पता कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, पाई, सिग्मा, नॉन बॉन्डेड कोई भी हो सकते हैं, तो तीनों से रिमूवल करवा के देखिए हमने यहाँ पे। बट ये तो एक चीज है कि अगर आपके नॉन बॉन्डेड से रिमूव हुआ तो इस तरीके से आपका बनेगा केटाइन, ठीक है। और अगर आपका ये पूरा ग्रुप मैंने आर मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये पूरा यहाँ तक मैंने आर मान लिया। नाउ अगर आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड से रिमूवल हुआ इलेक्ट्रॉन का, देन ये आपके पास रेडिकल केटाइन बन गया, अदरवाइज सिग्मा से हुआ तो ये रेडिकल केटाइन बन गया। बट यू आर ऑलवेज गोइंग टू गिव प्रेफरेंस टू द नॉन बॉन्डेड, देन आपका पाई इलेक्ट्रॉन, देन आपके जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इसके आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम चाहिए होती है, हम वो इजिली स्ट्रिप ऑफ करवा सकते हैं एंड इसीलिए आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल है एज कम्पेयर टू पाई एंड सिग्मा, आप उनको रिमूव करना प्रेफर करोगे, ठीक है। अब ये है आपका आगे वही एग्जांपल्स लिए हैं उसके, आप देख सकते हो। एंड अल्फा विजन पे अभी हम पहुंचे नहीं है, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट लेटर। या सो व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टीवेंसन्स रूल इज रिटन ओवर हियर, अगेन यू कैन टेक द screenshot to say whatever we have discussed, that is the conclusion portion over here. So ऐसे substituent group like OH, OR, NH2 जो ionization potential को lower करते हैं, वो क्या करेंगे? They will increase the abundance of your aromatic compound. And on the other hand, groups like NO2 and CN जहाँ जो आपका increase करेंगे वो ionization potential को, therefore वो abundance जो है aromatic compound की decrease करेंगे। यानी कि अगर वो किसी aromatic ring के ऊपर इस तरीके से लगे हैं तो उसकी जो आपकी peaks हैं वो strong या sharp नहीं आएंगी उसकी, ठीक है। So that is what they are trying to mean. तो आप इसको ले सकते हो, मेन चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी ले सकते हो। हमने ऑड एंड इवन इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात कर ली थी कि अगर ऐसे आयंस जिनमें कोई नाइट्रोजन ना हो और इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन आयन का इवन मास होगा और इवन इलेक्ट्रॉन आयन का ऑड मास होगा। लेकिन अगर आपके पास आयन है ऐसे जिसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, तो उनमें ऑड इलेक्ट्रॉन का ऑड ही नंबर मास होगा, इवन का इवन ही मास होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो। अब चलते हैं आगे। तो या दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड ओनली, सो आई एम स्किपिंग दिस एज ऑफ नाउ। अब आते हैं अपने मेन पोर्शन पे, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लीवेज पैटर्न, ठीक है। कई बार पेपर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम ये एक एक टॉपिक को देखेंगे ना, आप देखोगे कि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द फ्रेगमेंट्स दैट फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस दैट डिपेंड्स अपॉन the ability of molecule to assume cyclic transition state, ठीक है। Then another is the stable fragment tend to be formed more easily. Another factor is the formation of parent radical cation due to loss of least tightly held electron, वही हमने देखा नॉन बॉन्डेड सिग्मा पाई, वही वाला केस है ये। एंड वीक बॉन्ड्स तो ऑलरेडी आपको पता है टूटेंगे वो जल्द से जल्द। तो ये है आपके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लीवेज पैटर्न, जिसे आप फैक्टर्स गवर्निंग फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसेस भी बोल सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर अभी हमने देखा, स्टेबल फ्रेगमेंट टेंड्स टू बी फॉर्म्ड इजीली। जो स्टेबल फ्रेगमेंट आपके पास बनाएगा वो इजीली बन जाएगा। जैसे कि आपके पास स्टेबल फ्रेगमेंट अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन के केस है, अभी हमने देखी है ये चीजें, वही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो जैसे आपके हमने ये वाली सीरीज बोली थी कि सबसे स्टेबल आपके पास कार्बोकेटाइन होता है बेंजाइल, देन आपका आता है ये वाला एलाइल, देन आपके पास आता है आपके एलाइलिक, ये दोनों ही एलाइलिक वाले केस आ गए। देन आपके पास आ गया tertiary carbocation, then secondary, then primary and then methyl carbocation. So the most stable is going to be benzyl. अगर आपके पास possibility है एक किसी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अगर पॉसिबिलिटी है कि आपके पास मोर स्टेबल आयन बन रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको फेवर करोगे। मोर स्टेबल आयन अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहे तो आप सेकेंडरी को नहीं टर्शियरी को फेवर करोगे, ठीक है। ये नॉर्मली हम अभी करके हटे हैं थोड़ी देर पहले। सो आपके पास मान लो कि ये पेरेंट आयन है बना यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। अब इसकी फ्रेगमेंटेशन दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो आपके पास ये रेडिकल केटाइन बन गया, ठीक है। ये रेडिकल केटाइन आपको एक केटाइन और एक रेडिकल इस तरीके से दे देगा, और या तो अदरवाइज वाइस वर्सा हो जाएगा, ये आर के ऊपर आपका रेडिकल आ गया और एस केटाइन बन गया। सो दिस इज वन थिंग पॉसिबल ओवर है।
करेक्ट. ओके, लेट मी जस्ट क्लीन. ऑलराइट, सो ये सेकंड फैक्टर आपका द फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट रेडिकल केटाइन ड्यू टू लॉस ऑफ लीस्ट टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन. वही वाला कंसेप्ट, नॉन बॉन्डेड आपका पाई एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाला है. अगर आपके पास एक कंपाउंड में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और सिग्मा है तो आप नॉन बॉन्डेड से स्ट्रिप ऑफ करोगे इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से आपका केटाइन बन जाएगा. जैसे आप ऐसे लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो, ओवरऑल चार्ज शो कर सकते हो. अगर आपके पास अगेन सिग्मा और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास नॉन बॉन्डेड से आपका स्ट्रिप ऑफ होगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास पाई और सिग्मा है तो यहाँ पे पाई से स्ट्रिप ऑफ करवा दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से. एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट. नेक्स्ट इज वीक बॉन्ड. आपको पता है कि जो भी वीक बॉन्ड होते हैं वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है उनका और फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे उसके. सम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू अज्यूम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. अब फेवरेबल फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो नेचुरली होगी, इट विल अकर नेचुरली and the ions thus formed will give rise to the strongest peak in the mass spectrum. वही जैसे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का केस था, दोनों को कंपेयर कर दो तो टर्शरी, अगर आपके पास सेकेंडरी भी बन रहा होगा वहां पे टर्शरी फ्रेगमेंट भी बन रहा होगा तो टर्शरी वाले की पीक जो होगी ना उसकी रिलेटिव अबंडेंस एज कंपेयर टू सेकेंडरी ज्यादा होगी. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. करेक्ट. सो दैट इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लीवेज पैटर्न. सो आई होप ये सब जो हमने पढ़ा है आपको समझ आया है. गिव इट अ थॉरो रीडिंग, इसे ध्यान से पढ़िएगा. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द अपकमिंग फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसेस टू अंडरस्टैंड. एंड आगे अपने एप्लीकेशंस भी करनी है तो ये बहुत जरूरी है. सो या, इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड कीप ऑन सपोर्टिंग. थैंक यू.